ओके नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के सेक्शन 1, 2, 13 एंड 14 को पढ़ेंगे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट को बताता है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस को बताता है, इस एक्ट से रिलेटेड डेफिनेशंस जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड ही हैं। देन सेक्शन 13 बताता है प्रोबेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में। एंड देन सेक्शन 14 बताता है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सेक्शंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं इस एक्ट के पर्सपेक्टिव से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सी फ्रेंड्स, सेक्शन 1 हमें बताता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के बारे में। शॉर्ट टाइटल और कुछ भी नहीं, एक्ट का नाम होता है। द नेम ऑफ द एक्ट इज द शॉर्ट टाइटल। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, इस एक्ट का नाम है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जो कि सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट के बारे में। देन आता है सबसेक्शन 2, ये बताता है एक्सटेंट ऑफ द एक्ट के बारे में, जो कि है होल ऑफ इंडिया। टू 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो कि बाद में एक एक्ट बना, पास नहीं हुआ था, इस एक्ट का कमेंसमेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में नहीं था। लेकिन 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बन गई, इंडिया का पार्ट बन गया, एंड उसका सेपरेट स्टेटस को रिवोक कर दिया गया। उसके बाद इस एक्ट का एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे हो गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को भी इसी पार्ट में इंक्लूड कर लिया गया। एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नाउ अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। ये है इस एक्ट का एक्सटेंट। देन आता है इसका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये एक्ट कमेंस कब होगा, यानी कि ये एनफोर्स किस दिन हुआ। ये इस एक्ट का एनफोर्समेंट डेट है 16 मई 1958। एनफोर्समेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आरजेएस के अंदर 3 से 4 बार पूछा जा चुका है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का। तो बहुत ही सिंपल है, स्कोरिंग होता है हमेशा। आप लोगों को सिर्फ ये डेट को याद करना है, जो कि है 16 मई 1958। अब आते हैं हम लोग सबसेक्शन 3 पे। ये बताता है कि ये एनफोर्स हो, ये एक्ट एनफोर्स कैसे और कब हो सकता है। तो ये सबसेक्शन बताता है, इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different parts of the state. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के एनफोर्समेंट से रिलेटेड पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, यानी कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स में इस डेट को अलग अलग एनफोर्स किया हुआ भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा सेक्शन 1। प्रीति बिरला ने अभी अभी ग्रुप को ज्वाइन किया है। आई वेलकम यू प्रीति बिरला, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हम लोगों ने अभी सेक्शन 1 को डिस्कस किया है। प्रीति डोंट वरी, आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, so that you can also read and learn about section 1 of the act. So friends, if you have any question, please ask. अगर आप लोगों को समझ आ गया हो, so that we can move forward.
सेक्शन 1 बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सेक्शन है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2. सेक्शन 2 इस एक्ट का हमें इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताता है. इस एक्ट की सेक्शन 2 के अंदर 4 डेफिनेशंस हैं जो कि A to D है. हम लोग एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे. पहला है कोड. जहां पर भी कोड शब्द का यूज हुआ है इस एक्ट में, वहां पर हमें उस शब्द को CRPC 1898 के तौर पे इंटरप्रेट करना है. यानी कि कोड का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. क्योंकि अब 1973 एनफोर्स्ड है, इसीलिए हम लोग इस एक्ट से रिलेटेड चीजों को 1973 के कोड में देखेंगे इंटरप्रिटेशन के लिए, ना कि 1898 में. 1898 इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्ट 1958 में बना और तब 1973 का CRPC एग्जिस्ट नहीं करता था. लेकिन अब हम लोग CRPC 1973 को देखेंगे, ना कि 1898 को. आप लोगों को समझ आ गया है फ्रेंड्स? कोड जहां पर भी लिखा होगा वहां पर हमें उस शब्द को इंटरप्रेट करना है एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. 1973 में देखेंगे 1898 के कोड को, क्योंकि अब वो चेंज होके 1973 के रूप में हमें दिखता है. सो ये है कोड का डेफिनेशन, बहुत ही बेसिक है. कोड मींस CRPC 1973. अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन पे जो है प्रोबेशन ऑफिसर. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोग सेक्शन 13 को भी आज ही डिस्कस करेंगे इसी सेशन में. अब सेक्शन 2 भी हमें क्या बताता है, प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है. प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 means an officer appointed to be a probation officer or recognized as such under section 13. यानी कि सेक्शन 13 में अपॉइंट किया गया ऐसा कोई भी पर्सन जिसे प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट पे या डेजिग्नेशन पे अपॉइंट किया गया है, उसे हम लोग प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे. सो इसका डेफिनेशन बताता है सेक्शन 13 में अपॉइंटेड पर्सन को हम लोग प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे. सेक्शन 2 के बाद हम लोग सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे. वहां मैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट का प्रोसेस समझाऊंगा एंड 14 के अंदर मैं आप लोगों को प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज समझाऊंगा. आइए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे जो कि है 2C. 2C हमें बताता है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब. प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, विच whatever thing which is prescribed, whatever word या फिर एक्सप्रेशन इस एक्ट में डिस्क्राइब्ड हैं या फ्रेम्ड हैं, उन्हें हम प्रिस्क्राइब्ड समझेंगे. प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. यानी कि रूल्स के द्वारा जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में डिफाइंड है या फिर स्टेटेड है, उन्हें हम लोग प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट समझेंगे. प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट कंसिडर करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आ गया प्रिस्क्राइब का मीनिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एड्रेस यू. मैं आप लोगों से पूछ सकूं. आइए चलते हैं हमारे अगले डेफिनेशन पे जो कि हमारा लास्ट डेफिनेशन है.
सेक्शन 2 का डी बताता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन से हम लोगों को क्या इंटरप्रेट करना है स्टूडेंट्स? अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, वर्ड्स एंड expressions used but not defined in this act and defined in the code of criminal procedure shall have the meaning respectively assigned to them in that code। यानी कि जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है और उनका मीनिंग क्लियर नहीं है, देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर दिए गए मीनिंग को, उन वर्ड्स के दिए गए मीनिंग को, वर्ड्स या एक्सप्रेशन के दिए गए मीनिंग को हम लोग कंसिडर करेंगे एंड उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे जैसा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है। सो बेसिकली इसका मतलब है कि जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में डिफाइंड नहीं है, उन्हें हम लोग सीआरपीसी में देखेंगे और वहां से इंटरप्रेट करेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे 4 डेफिनेशंस जो कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में दिए गए हैं। हम लोगों ने सारी डेफिनेशंस को कवर किया है। अगर कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स या अपना रेज हैंड करें, ऑप्शन को यूज करें एंड मुझे बताएं। आइए अब चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का, जो कि है 13 एंड 14। इन्हें हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 2 में प्रोबेशन ऑफिसर को डिस्कस किया है, ताकि हम लोग इसे एक साथ कवर कर सकें। बहुत ही बेसिक सेक्शन है, बहुत ही बेसिक एक्ट है। कोई ज्यादा इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसे समझना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप लोग इस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत मेजर इशू नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए, प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट जो है वो सेक्शन 13 के अंदर दिया गया है। प्रोबेशन ऑफिसर होता कौन है, उसका सब सेक्शन 1 हमें बताता है, अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर। कोई भी ऐसा पर्सन जिसे अपॉइंट किया गया है टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि पहले केस में अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली। रिकॉग्नाइज्ड के केस में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है जो कि प्रोबेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करा रही है स्टेट को, उन केसेस में सोसाइटी के द्वारा अपॉइंट किए गए प्रोबेशन ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। ये हमें हमारे अगले सेक्शन में पता चलेगा। देखिए, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय अ सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि किसी भी सोसाइटी के द्वारा दिया गया ऐसा पर्सन जो कि प्रोबेशन ऑफिसर बन सकता है, उसे स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है एंड उसके बाद उसे प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट करती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अगला हमारा जो इसका सब सेक्शन है वो ये बोलता है, इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट is fit to act as a probation officer in the special circumstances of the case। अगर इन दोनों प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कोर्ट को ड्यूरिंग अ केस या ड्यूरिंग अ हियरिंग या कोई भी प्रोसीडिंग ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए, तो उन केसेस में भी कोर्ट एक्सेप्शनल केसेस का सहारा लेके सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए किसी भी पर्सन को प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट पे या डेजिग्नेशन पे अपॉइंट कर सकता है।
ये होता है प्रोबेशन ऑफिसर। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सोसाइटी एंड देन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अपॉइंटेड बाय कोर्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केसेस और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। आई होप आप लोगों को इसका सब सेक्शन 1 समझ आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, चलते हैं हमारे अगले सब सेक्शन पे। ये हमें बताता है a court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order। यानी कि सेक्शन 4 जो कि हमें बताता है, सेक्शन 4 हमें बताता है रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। इस सेक्शन में कोर्ट एक सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकता है, जिसका मतलब होता है कि जो भी प्रोबेशनर यानी कि जिस भी ऑफेंडर को प्रोबेशन पे छोड़ा गया है उसे सुपरविजन के अंडर रखा जाता है। सुपरविजन के अंडर वो होता है प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर। प्रोबेशन ऑफिसर उसे सुपरविजन में रखता है। सो ये सब सेक्शन क्या कह रहा है? कोर्ट विच पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, यानी कि कोई कोर्ट अगर सेक्शन 4 के अंडर ऑर्डर पास करता है, या फिर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुपरविजन ऑर्डर पास करता है इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बिंग रिसाइड, जहां पर ऑफेंडर रिसाइड करता है यानी कि रह रहा है, at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order। कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी दूसरे पर्सन को प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसे प्रोबेशन ऑफिसर की जगह जिसका नाम पहले से सुपरविजन ऑर्डर में लिखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, अगर पहले से अपॉइंटेड प्रोबेशन ऑफिसर अगर बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या बाय एनी रीजन वो सुपरविजन ऑर्डर के अंदर प्रोबेशनर को सुपरवाइज नहीं कर सकता है, देन उन केसेस में कोर्ट जिसने सेक्शन 4 का ऑर्डर पास किया है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस जगह का जहां पर ऑफेंडर रिसाइड करता है एक नए प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये कहता है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13। इसका एक एक्सप्लेनेशन है जो कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ प्रेसिडेंसी टाउन, यानी कि प्रेसिडेंसी टाउन क्या होता है मैं आपको लोगों को बता देता हूं। प्रेसिडेंसी टाउन यानी कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे तब कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, इन स्टेट्स को प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता था। इसीलिए इन्हें आज भी प्रेसिडेंसी टाउन ही कंसीडर करते हैं, एंड ये एक्सप्लेनेशन उसी के रेस्पेक्ट में है। प्रेसिडेंसी टाउन को इस एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंसीडर किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कंसीडर करेंगे, एंड उसके अंदर चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को डीएम कंसीडर करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंसीडर करेंगे। हर्षिका पारिक ने अभी अभी ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग हर्षिका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज रेज योर हैंड या चैट बॉक्स में लिख दें। डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन जो हमारा चल रहा है। आज की क्लास का रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा, यू कैन सी द लेक्चर। अभी हम लोगों ने सेक्शन 13 को डिस्कस किया है जो कि प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड है। थैंक यू हर्षिका। सो फ्रेंड्स,
आई होप आप लोगों को ये सब सेक्शन 2 भी समझ आ गया हो। आइए आगे चलते हैं। सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर जब भी ड्यूटीज या फंक्शंस जो कि उसे डेलीगेट किए गए हैं इस एक्ट के अंदर परफॉर्म करने के लिए, जब भी वो परफॉर्म करता है, ही शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओवर द प्रोबेशन ऑफिसर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एंड प्रेसिडेंसी के केस में, प्रेसिडेंसी टाउन के केस में कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंसी के केस में हो जाएगा उसका चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, यानी कि वहां का डीएम, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइमिंग रिसाइड्स। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, डीएम जहां पर ऑफेंडर रिसाइड करता है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंटेड प्रोबेशन ऑफिसर को कंट्रोल करेगा उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम। बहुत ही बेसिक है। A probation officer in the exercise of his duties under this act shall be subject to the control of district magistrate of the district in which the offender for the timing reside. Probation officer is controlled by DM of the district जहां पर offender reside करता है, यानी कि रह रहा है। आइए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे। अब आता है हमारा सेक्शन 14 जो कि ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर को डिफाइन करता है। बहुत ही बेसिक है ये भी। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं प्रोबेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होती हैं। अ प्रोबेशन ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पहला है इंक्वायर। देखिए फ्रेंड्स, इसे याद करने का तरीका है, सबसे पहले आप इनके फर्स्ट जो वर्ड्स हैं उनको याद करें। इंक्वायर, सुपरवाइज, एडवाइस एंड परफॉर्म। बहुत ही सिंपल है, इंक्वायर, सुपरवाइज, एडवाइस एंड परफॉर्म। क्या इंक्वायर करेगा एक प्रोबेशन ऑफिसर? इन अकॉर्डेंस विथ एनी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर किसी कोर्ट ने उसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस दिए हैं, देन विथ रेस्पेक्ट टू दैट, इनटू द सर्कमस्टांसेस और होम सराउंडिंग्स ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit reports to the court। यानी कि अगर कोर्ट सेक्शन 4 के अंडर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के ऊपर ऑर्डर किसी भी ऑफेंडर के रेस्पेक्ट में पास करना चाहता है, एंड कोर्ट इज नॉट एबल टू सर्टेन और नॉट एबल टू सर्टिफाई दैट कि क्या वो ऑर्डर पास किया जाना चाहिए, देन इन दैट केस प्रोबेशन ऑफिसर को कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि ऑफेंडर के सर्कमस्टांसेस और या फिर उसकी होम सराउंडिंग्स के बारे में पता करें, यानी कि कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर के बारे में पता करे कि क्या वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, क्या वो एक सिविलाइज्ड पर्सन है या नहीं है। ऐसी चीजों को प्रोबेशन ऑफिसर इंक्वायर करेगा एंड कोर्ट को बाय वे ऑफ हिज रिपोर्ट सबमिट करेगा। सो इस तरीके की ड्यूटीज होती हैं प्रोबेशन ऑफिसर की। वो इंक्वायर करता है अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, कि क्या उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 3, सेक्शन 4 के अंडर या सेक्शन 5 के अंडर या सेक्शन 6 के अंडर हमें कोई भी ऑर्डर पास करना चाहिए या नहीं चाहिए। देन कोर्ट कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर डिसीजन को सर्टेन करता है, यानी कि पास करता है। अगली ड्यूटी है सुपरवाइज करना। किसे सुपरवाइज करेगा? वो सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स को। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया, सुपरविजन ऑर्डर के अंदर वो प्रोबेशनर्स को सुपरवाइज करता है एंड अदर पर्संस प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन, एंड वेयर नेसेसरी एंडेवर्स टू फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट।
ऐसे प्रोबेशनर्स जो कि एक्टिवली सोसाइटी में पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को भी सोर्स करके देना प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी है। तो दूसरा है सुपरवाइज करना, सुपरवाइजिंग दी प्रोबेशनर्स हु आर प्लेस्ड अंडर दी सुपरविजन ऑर्डर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो एंड मेरी आवाज क्लियर हो। अगर कोई भी इश्यू हो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। तीसरा है एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर्स इन पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और कॉस्ट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। सेक्शन 5 के अंडर, जो कि हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, कोर्ट कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट ऑर्डर्स को रिपोर्ट करता है या ऑर्डर करता है। उस रेस्पेक्ट में भी एडवाइस और असिस्ट करता है वो ऑफेंडर्स को उनका पेमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। उसके बाद चौथी ड्यूटी है एडवाइस एंड असिस्ट इन सच केसेस एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स हु हैव बीन रिलीज्ड अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे जो लोग रिलीज हुए हैं, उन्हें एडवाइस और असिस्ट करना भी प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी है। उसके बाद आता है परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर ऐसी ड्यूटीज जो कि कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट की हैं परफॉर्म करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ड्यूटीज जो कि एक प्रोबेशन ऑफिसर को कंडक्ट करनी होती हैं, जो कि उसे कोर्ट डेलीगेट करता है टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सेक्शन 1 को डिस्कस किया, सेक्शन 2 को किया, 13 को डिस्कस किया एंड 14 को डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अभी बता दें सो दैट वी कैन कंक्लूड आवर टुडेज क्लास। कल के क्लास में हम लोग सेक्शन 4, 3, 4 एंड 5 एंड 6 ऑफ द एक्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। कल भी ये क्लास 8:30 बजे ही कंडक्ट की जाएगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। We have 5 minutes left in concluding our class. If you have any question, please ask me right now. I hope आप लोगों को आज का ये सेशन समझ आया हो। आप लोगों को सेक्शन 1, 2, 13 या 14 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, you can message us or you can mail us at logicaindia@gmail.com so that we can tell you. So friends, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, you can call us and message us so that we can resolve it. टाइमिंग्स यही रहेंगे, एंड अगर आप लोगों का कोई भी प्रेफरेबल टाइम हो जिसमें आप चाहते हैं कि बैच को हम लोग रन करें, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम उसे कंसिडर करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आप लोग पूरे कंफर्ट के साथ अपने प्रिपरेशंस को तैयार कर सकें एंड आगे अपनी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूं, and thank you for being a part of this class, and I'll see you tomorrow same time 8:30 in the morning. Thank you friends and have a good day.